हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेल्स का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में। तो ये हमारे बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के यूनिट 1 का टॉपिक है। तो जैसे कि हमने कुछ ऑलरेडी लेक्चर्स इस सब्जेक्ट के डिस्कस कर लिए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं सेल्स के बारे में क्या होता है। अब आपको पता है सेल्स हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइंस में। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसको बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्यों कहा जाता है? जैसे कि आपको पता है सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और ऑर्गन सिस्टम को मिला के सभी ऑर्गन सिस्टम को मिला के एक कंप्लीट ह्यूमन बनता है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और फंक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल्स हमारे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। क्योंकि सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल है। सेल के अंदर हमारा राइबोसोम होता है जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। उसके अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, वो जो एटीपी जनरेट करते हैं। हमारे बहुत सारे फंक्शन है सेल के, हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। तो अब हम थोड़ा अपना डेफिनेशन इसकी देखते हैं क्या है। Cell is the basic structure, function, and biological unit of life. It is the smallest unit of body which can perform all the life processes like growth, metabolism, reproduction, response to stimuli. All living organisms are made up of one or more cells. Cell combine to form a tissue. Tissues form organs. Organs form organ system. तो यही बोला जो सेल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन और बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ है। ये हमारा बॉडी का सबसे छोटा पार्ट है जो हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, लाइक ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, हमारे किसी भी स्टिमुलाई मतलब किसी भी मैसेज को रिप्लाई करने में हेल्प करता है, मतलब उसको रिस्पॉन्स में उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है सेल की हमारे। अब कैसे होती है? अब देखो, बेसिकली ना हमारे ना सेल जंक्शंस होते हैं बहुत सारे, और हमारे सेल कम्युनिकेशन भी होते हैं। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में शायद आएगा, सेल कम्युनिकेशन। उसमें मैं आपको सभी टाइप के कम्युनिकेशन बताऊंगा जिसके द्वारा सेल आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। जैसे कोई स्टिमुलाई आता है, मतलब कोई मैसेज आता है सेल्स को कि भाई सेल तू ये चीज कर, ठीक है, तो सेल ये चीज मत कर। तो बेसिकली वो स्टिमुलाई मतलब उस मैसेज को कैसे रिस्पॉन्स करता है, इसमें भी उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है अलग अलग चीजों में, ठीक है। आपको एक एक करके सब समझाऊंगा जब आएगा ये टॉपिक। अब यहाँ पे बोला है ऑल 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 लिविंग ऑर्गेनिम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ऑब्वियसली सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू से अपना ऑर्गन्स बन रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारी जो सेल है वो मतलब कि जो बॉडी है पूरी सेल से बनी हुई है ना। हम कह सकते हैं ना जो न्यू है हमारी सेल ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑर्गन सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो हम आपस में मिलकर एक कंप्लीट ह्यूमन बनाते हैं। मैंने उस पर ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। जैसे इंडोक्रीमेंटरी सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। ऐसे 11 सिस्टम है जो हमारे एक ह्यूमन बॉडी बनाते हैं, ठीक है। अब क्या है इंट्रोडक्शन, हमें तो पता ही इंट्रोडक्शन इतना आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, बोलने की जरूरत नहीं मुझे। अब यहाँ पे लिखा है ह्यूमन बॉडी कंपोज्ड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज। अब शेप एंड साइज मतलब आप देखो, सेल्स के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे आपको पता है ब्लड है, ब्लड क्या है हमारा? वो ब्लड हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है, याद रखिएगा। जो ब्लड है हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड जैसे पता है हमें, जो हमारा जो सेल है वही टिश्यू बनाता है। तो ऑब्वियसली जो हमारा ब्लड है वो उसके अंदर भी सेल्स है, ठीक है, सेल ने ही ब्लड बनाया है। अब कैसे देखो, जो हमारा ब्लड होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होते हैं सेल्स। सेल्स हो गए हमारे, जैसे आरबीसी होते हैं ब्लड के अंदर, डब्ल्यूबीसी होते हैं, ये सब हमारे सेल्स होते हैं। अब डब्ल्यूबीसी के भी अंदर बहुत सारे वैरायटीज होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स, अपने और भी होते हैं, काफी होते हैं, अपने इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, है ना। ये सब हमारे सेल्स हैं, ठीक है, जो हमारे टिश्यू बना रहे हैं, जो कि ब्लड हमारा, ठीक है। ऐसे अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं अलग अलग टिश्यूज के हेल्प से, अलग अलग सेल्स के हेल्प से, सॉरी, ठीक है। तो वही है कि हमारी बॉडी में बहुत तरह के सेल्स प्रेजेंट है। उनकी साइज भी वेरीज है, मतलब कि उनका अलग अलग साइज के प्रेजेंट है, ठीक है। ईच सेल इज कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस। ऑब्वियसली जो सेल के अंदर बहुत सारे हमारे राइबोसोम्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, तो उनके अलग अलग फंक्शन होंगे। हर एक सेल के अंदर ये सब चीजें तो होंगी, तो ऑब्वियसली अलग अलग चीजें परफॉर्म करेंगे, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। अब एक हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई का। अभी हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ये हमारा बाइलेयर ऑफ फॉस्फेट, मतलब कि फोस्फोलिपिड से बना होता है। बाइलेयर ऑफ फोस्फोलिपिड होता है, मतलब कि ये दो लेयर से बना हुआ है फोस्फोलिपिड की। फोस्फो मीन्स होता है फोस्फेट, लिपिड मतलब होता है फैट, ठीक है। ये हमारा एक सिलेक्टिव बैरियर होता है, मतलब कि ये हर एक चीज को अंदर नहीं आने देता सेल को। ये वही चीजों को सेल के अंदर आने देगा जो इसके लिए सही होंगी, ठीक है। और ये मतलब कि ऐसे डायरेक्टली जो चीजें सेल के लिए सही भी होंगी उनको वो डायरेक्टली नहीं आने देगा, उनको भी कुछ मैकेनिज्म होते हैं, कुछ अपने ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होते हैं, उसके थ्रू वो चीजें अंदर आती हैं। समझ लो एक गेट
गेट के थ्रू आती हैं। अब वो देखो बहुत सारे गेट्स होते हैं, बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। आपको जैसे भी नेक्स्ट 1-2 लेक्चर के बाद वो सब टॉपिक आएगा, ह्यूमन के अंदर सब है, सेल के ऊपर सब है। मतलब कि कौन-कौन से सेल जंक्शन है, कौन-कौन से कम्युनिकेशन पाथवेज़ हैं, कौन-कौन से सेल ट्रांसपोर्ट पाथवेज़ है, सब आपको आएँगे, ठीक है? तो बेसिकली हमारे कुछ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होते हैं, पैसिव डिफ्यूजन होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन होते हैं, कैरियर ट्रांसपोर्ट होते हैं, अपने आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं। ये सब हमारे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस हमारे सेल के अंदर आता है, ठीक है? अब ये हमारे कुछ आप देख सकते हो, ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया है जो एटीपीज़ बनाता है। ये हमारे गोल्गी अपैरेटस भाई है, ठीक है? जो हमारे प्रोटीन्स वगैरह स्टोर करते हैं, है ना? जो हमारे प्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर हमारे ये जो आप ब्लैक ब्लैक डॉट्स देखते हो ना, इसको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर डीएनए है, मतलब कि ये हमारा डीएनए है जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है? इसके अंदर होगा ये जो ब्लू ब्लू समझ सकते हो आप ऐसे, ठीक है? ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये अब न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए होता है, ठीक है? अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको बता ही दिया जैसे मैंने, है ना? वेसिकल्स होते हैं, ये अपने सेंट्रोज होते हैं, तो ऐसी ही चीजें हैं। अब हम एक एक करके सब बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है? जो हमारा सेल है बेसिकली इसके 3 पार्ट में डिवाइड है ये। कैसे? जो हमारे आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक पार्ट हो गया ये, एक हो गया इसके अंदर का सभी चीज। ये देख रहे हो ना, इसके अंदर का सब चीज, इसको बोलते हैं हम ओवरऑल साइटोप्लाज्म, ठीक है? हमारे आप हमेशा याद रखिएगा, जो सेल ऑर्गेनेलिज होते हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है, ठीक है? जेली लाइक फ्लूइड है जिसके अंदर हमारे सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, ठीक है? याद रखिएगा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। और थर्ड पार्ट हमारा आता है न्यूक्लियस। मतलब इन तीनों चीजों के अलग अलग फंक्शन होंगे, अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? ये हम एक एक करके सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है? अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। It is the thin or outer covering of cells. It separates the cell from external environment and protect it. Obviously अगर हमारी कोई सेल है, इसको हम जैसे अब सेल्स को सेपरेट कर रहा है ये बाहरले एनवायरनमेंट से। कैसे? जैसे समझिए हमारे जो ब्लड है, ब्लड के अंदर हमारे आरबीसीज है, ठीक है? वो भी सेल हमें पता है, ठीक है? जैसे आरबीसीज को वो सेपरेट आउट कर रहा है अपने प्लाज्मा के साथ। आप समझिए एक चीज है उसके अंदर फ्लो हो रहा है कोई ब्लड, समझिए ब्लड है, वो वेसल्स के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है? अब हमें पता है ब्लड जो अपना ब्लड है उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ठीक है? तो वो एक सबका जो आरबीसी को है, मतलब वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो रेड ब्लड सेल को सेपरेट ही तो कर रहा है प्लाज्मा से, से, है ना? मतलब कि प्लाज्मा जो प्लाज्मा है वो अलग अपना समझ सकते हो, जो अपना प्लाज्मा है वो फ्लो कर रहा है, उसके अंदर आरबीसी फ्लो कर रहे हैं। बट जो आरबीसी के है, मतलब कि जो प्लाज्मा है वो इस सेल के अंदर एंटर नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि जो अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसको सेपरेट कर रहा है, उसको एंटर नहीं करने दे रहा, ठीक है? तो एक सबका आप इससे को यही बोल सकते हो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको अलग कर रहा है अपनी कोई भी बाहरली चीज की एनवायरनमेंट से, बाहरली एनवायरनमेंट से, ठीक है? बाहर की कोई भी एनवायरनमेंट से उसको अलग कर रहा है, ठीक है? उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड लेयर, ठीक है? बाइलेयर, आप इसको बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड लिख सकते हो, जैसे लिख लो, ठीक है? बाइलेयर मतलब होता है दो लेयर, दो लेयर किसकी? फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फो मतलब फॉस्फेट, लिपिड मतलब फैट की। फॉस्फोफैट मतलब कि फॉस्फेट प्लस लिपिड की दो लेयर से बना हुआ है, ठीक है? विद प्रोटीन, इसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी अटैच होते हैं, ठीक है? इट इज फ्लेक्सिबल एंड सिलेक्टिव परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब कि कुछ ही सब्सटेंस को अंदर आने देता है, ठीक है? अब साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। आपको जैसे बताया मैंने, इट इज कंसिस्ट साइटोसोल्स, फ्लूइड पार्ट, ऑर्गेनेलिज एंड इंक्लूजन। ये चीजें कंटेन कर, मतलब कि ये चीजें उसके अंदर होती हैं, आप देख सकते हो। अब न्यूक्लियस क्या है? इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल, मतलब कि उसका ब्रेन है, ठीक है? सेल का यही कंट्रोल कर रहा है पूरे सेल को, ठीक है? इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, हमें पता ही है, ठीक है? जो हमारे ऑल हमारे जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज है ये भी सेल ही कंट्रोल अपना कंट्रोल करता है। कैसे? अब आपको बताओ, जैसे हमारे एटीपीज वगैरह बनते हैं, बनते तो माइटोकॉन्ड्रियम है, बट वो अलग-अलग प्रोसेस से बनते हैं। हमारे जैसे समझिए, जब हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज़ होता है, ठीक है? वो अपना इंसुलिन ट्रांसपोर्ट करता है, उसको सेल को देता है। समझिए जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज़ को सेल में अपने ब्लड में से निकाल के सेल को दे रहा है, ठीक है? अब जो सेल है उस ग्लूकोज़ को यूज़ करता है और एटीपीज़ बनाता है। वो बहुत सारे पाथवे के थ्रू बनाते हैं एटीपीज़, जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल पाथवे हो गया, एटीसी चेन पाथवे हो गया। ये सब आपको बायोकेमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। बायोकेमिस्ट्री में आप सब कुछ पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है? अब इतना समझिए इसका स्ट्रक्चर है। इट इज़ एन्क्लोज्ड बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विद पोर्स। ये उसके आसपास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उसके में कुछ पोर्स भी होते हैं जो उसको मतलब कि उसको आदान प्रदान करने में हेल्प करते हैं। इनसाइड द इट कंटेन्स न्यूक्लियोप्लाज्म, जैसे उसके अंदर साइटोप्लाज्म था सेल के अंदर, मतलब कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच के पार्ट को हम बोलते थे साइटोप्लाज्म। वैसे ही अपना जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और क्रोमैटिन जिसको हम डीएनए कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, जो हमारे जो ह्यूमंस है, आपको पता होगा ये हम यूकेरियोटिक सेल से बने हुए हैं। यूकेरियोटिक सेल्स मतलब जिसके जो न्यूक्लियस के पास हमारा एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मतलब कि जो यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के पास उसका अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। हम इसको वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ठीक है? जो अपने एनिमल्स, अपने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए उसको हम बोलते हैं कि डेफिशिएंट न्यूक्लियस होता है उनके पास, ठीक है? उनके पास वेल डिफाइंड नहीं होता, ठीक है? तो यही डिफरेंस होता है यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है? बट हमारे यूकेरियोटिक के अंदर होता है, ठीक है? इतना याद रखिएगा।
अब बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर। सेल ऑर्गेनेल्स आर स्मॉल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, जैसे आपको बताया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अलग अलग है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड, ओवल शेप्ड। आप इसके एग्जांपल स्ट्रक्चर बनाइए। ये कुछ अपने थ्योरी आप देख सकते हैं, इजी वर्डिंग है, स्ट्रक्चर्स भी इजी है, ठीक है। आपको ये नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका काम क्या है। स्ट्रक्चर, दे आर कवर्ड विद डबल मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड टू फॉर्म क्रिस्टे एंड मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इनसाइड द कटिंग एंजाइम्स, मतलब इसके अंदर जो मैट्रिक्स को बोलते हैं अंदर वाले पार्ट को, जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। हमारे मैट्रिक्स प्रेजेंस एट द कंटेनिंग एंजाइम्स, डीएनए और राइबोसोम्स के अंदर डीएनए राइबोसोम वगैरह भी होते हैं, थोड़े बहुत क्वांटिटी कह सकते हैं, होते होंगे इसके अंदर भी, ठीक है। बट न्यूक्लियस के अंदर ही मोस्टली होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारे डबल मेम्ब्रेन से बना हुआ आप देख ही सकते हो, ये आप उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। जो जो चीजें लिखी है वही आपको लिखनी है, ठीक है। अब राइबोसोम क्या होते हैं। राइबोसोम हमारा टाइनी नॉन मेम्ब्रेन पार्टिकल्स मेड अप फ्रॉम आरएनए एंड प्रोटीन्स, आपको पता ही होगा। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से जो आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्टेज, ओ सॉरी, अपना क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं, है ना। और जो अपनी ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। और जो अपनी आरएनए से प्रोटीन बनते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। आपको शायद पता हो, ठीक है। उसके बाद हम जो अपना उसके बाद हम बोल रहे हैं कि दीज आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये हमारी प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती हैं, ठीक है। दे आर टू स्मॉल, दे आर ऑफ टू सब यूनिट्स, लार्ज एंड स्मॉल। इसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉल एक शॉर्ट, ठीक है। ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होता है, मतलब उसके ऊपर अटैच होता है, ठीक है। बेसिकली हमारे जो राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, ठीक है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर नहीं अटैच होता है, ये रफ वाले के पास होता है, तभी इसको हम रफ सरफेस करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम अटैच होता है, ठीक है। Or is a network of membrane bound to flattened sacs and tubules. Ribosomes are attached to its surface. It consists of flattened sacs and with ribosomes on outer surface, it is continuous with the nuclear membrane. देखो वही चीज लिखी है, मैं इसमें क्या आपको समझा सकता हूँ, ठीक है। आप समझ ही रहे हो, ये अपना सिस्टम बना रहा है, ठीक है। अपने राइबोसोम्स के साथ अटैच है, इसलिए इसका रफ सरफेस है, ठीक है। इसके पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह भी होता है, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें क्या लिखा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसके ऊपर अपने राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, ठीक है। अब गोल्गी apparatus क्या है, गोल्गी apparatus is a stack of flattened membrane bound sacs, it modify package and transport proteins and lipids, ये अपने ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है प्रोटीन्स और लिपिड्स के, ठीक है। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्यों सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं, राइबोसोम लाइसोसोम को इसलिए हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, क्योंकि जब हमारे कुछ सेल के अंदर डिफेक्ट होता है, मतलब कुछ भी सेल के अंदर खराबी होती है, तो लाइसोसोम्स हमारे एक्टिवेट होते हैं और वो ऐसे एंजाइम्स रिलीज करते हैं जो पूरे सेल को खा जाते हैं और हमारे को उस सेल को अपना कह सकते हैं दूसरे सेल को खराब करने से बचा देते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स आर द स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल्स, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेंट्रोम्स, सेंट्रोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेल दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जैसे माइटोसिस में हेल्प करेगा, मे बी मियोसिस में हेल्प करेगा। इट कंटेन्स पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल्स, जिससे हमारे सेंट्रोसोम्स के पेयर होते हैं ना, वैसे सेंट्रियोल्स की पेयर्स की बात कर रही है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ टू सेंट्रियोल्स। इसमें देखो आप थ्योरेटिकली पढ़ना आपको, ठीक है। पेरोक्सोसोम्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग ऑक्सीडेटिव एंजाइम, ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम कंटेनिंग करता है। दे हेल्प इन अ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब कि समझ लो कि कुछ हमारे फ्री रेडिकल्स वगैरह हैं सेल के अंदर एंटर करके। फ्री रेडिकल्स पता है आपको क्या होते हैं, वो हमारे टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जो हमारे सेल को खराब करते हैं। जो पेरोक्सिसोम है, जो अपना पेरोक्सिसोम है, ठीक है, ये हमारे कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज करेगा जो उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से हमारे सेल नहीं खराब हो पाएंगे, ठीक है। साइटोस कंटेन्स द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, इट प्रोवाइड शेप स्पॉट, ठीक है। शेप्स अपना शेप और स्पॉट वगैरह प्रोवाइड करने के लिए जाना जाता है, ठीक है। वेसिकल्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स यूज्ड फॉर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, वही अपने कुछ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज के लिए रिस्पांसिबल होता है वेसिकल्स, ठीक है। वेसिकल्स क्या होता है, वेसिकल्स आर लार्ज मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, दे स्टोर फूड वाटर। आप देख सकते हो, इजी बढ़ेगा, मैं क्या कहूँ इसमें, ठीक है। तो हम फंक्शन देख लेते हैं। प्रोडक्ट हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे सेल को शेप दे रहा है, मूवमेंट्स कंट्रोल कर रहा है सब्सटेंस की, मतलब उनको आने दे रहा है नहीं आने दे रहा, वो भी देखो सब मूवमेंट ही है ना, जिसको आने दे रहा है तो वो भी एक मैकेनिज्म के थ्रू आने दे रहा है, तो मूवमेंट्स भी कंट्रोल कर रहा है, हमारे सेल को कम्युनिकेट करने में हेल्प कर रहा है, मेंटेन द इंटरनल एनवायरनमेंट, उसके इंटरनल एनवायरनमेंट को सेव करके रख रहा है, मेंटेन करके रख रहा है ना, मतलब बाहर से बचा रहा है, तो ऑब्वियसली इसको मेंटेन करके रखना है इंटरनल एनवायरनमेंट को। साइटोप्लाज्म होल्ड ऑल सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब सारे सेल ऑर्गेनेल्स हमारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। साइट ऑफ मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन का साइट होता है। अलग-अलग टाइप के मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, जैसे हमारे कोई भी सेल मेटा जैसे कोई भी ड्रग वगैरह एंटर करती है, जैसे स्टेरॉइड ड्रग्स पता है आपको, स्टेरॉइड ड्रग्स होती है ना जितने भी, वो हमारे सेल के अंदर एंटर करती है और न्यूक्लियस के अंदर एंटर करके अपना एक्शन देती है। जितने भी स्टेरॉइड ड्रग्स होती हैं, जैसे एल्डोस्टेरोन हो गया या फिर जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स आते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, वगैरह वगैरह हो गया, जितने भी अपने जैसे सिल्डेनाफिल वगैरह, ये सारे ना हमारे सारे अपने स्टेरॉइड ड्रग्स होते हैं, ये सेल के अंदर करके देते हैं एक्शन, ठीक है।
अब उसके बाद है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एंड वेस्ट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। स्टोर बॉडी प्रोटीन वही चीज़ जो एक-एक करके पड़ी है उसमें यही चीज़ आ गई। ये हमारे कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज, स्टोर जेनेटिक मटेरियल, कंट्रोल सेल ग्रोथ, रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपीज, परफॉर्म सेलुलर रेस्पिरेशन, सप्लाई एनर्जीज, राइबोसोम सिंथेसाइज प्रोटीन, साइटोप्रोटीन सिंथेसिस, फ्री राइबोसोम्स मेक प्रोटीन यूज्ड इनसाइड द सेल्स, अटैच्ड राइबोसोम्स मेक प्रोटीन्स फॉर सिक्रेशन और ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे बोल रहे हैं जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं ये प्रोटीन्स वो बनाते हैं जो यूज करेगा सेल, मतलब ये जो फ्री राइबोसोम्स है ये सेल के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। बट जो हमारे अटैच्ड राइबोसोम्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठे होते हैं वो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टू गोल्गी एपरेटिस को भेजता है ये। प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, मॉडिफाई करता है प्रोटीन। अब मतलब मॉडिफाई प्रोटीन का मतलब है कि हमारे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिससे उनकी मॉडिफिकेशन करता है, मतलब अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स बनाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी यही है। लिपिड्स की फॉर्मेशन करता है, सिंथेसाइज करता है। स्टेरॉइड्स की सिंथेसिस में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफाइड ड्रग्स, हार्मफुल केमिकल्स उनको बाहर निकालने में हेल्प करता है। स्टोर कैल्शियम, कैल्शियम को स्टोर करने में हेल्प करता है। तो ठीक है, कुछ आप इसके फंक्शन देख सकते हो, मैं क्या ही बताऊं उसमें, है ना। ये तो आपको इजी वर्डिंग, आप एक बार रीड करोगे आपको पता लग जाएगा। वेस्कस क्या है? स्टोर मटेरियल्स, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मटेरियल विद इन सेल्स हेल्प इन एंडोसाइटोसिस। Endocytosis means entry of materials into the cell. Exocytosis release materials from the cell. ये भी हमारा आप उसमें देखोगे सेल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये भी हमारे दोनों प्रोसेस आते हैं। एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, उसमें भी हमारे कुछ फिर आगे हमारे आते हैं फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ये सब देखोगे आप उसमें, ठीक है। साइटोस्केलेटन क्या हो गया? मेंटेन द शेप स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। तो अब इसमें आप खुद ही एक बार रीड करोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आप सेल का इतना से लेक्चर था, मैं इसमें क्या ही बता सकता हूँ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन आप देख सकते हो, इसका स्ट्रक्चर जरूर बनाना भूलिएगा मत। और इसके एक-एक जितने भी अपने ऑर्गेनेल्स हैं, इसका भी स्ट्रक्चर बनाइएगा, अच्छा आपका इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है? अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जैसे लिखा है वैसे लिखो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ये आपके फार्मर्स का वादा है, ठीक है? तो अगर आपको और भी अच्छे से लेक्चर्स चाहिए बी फार्मेसी के, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आपको सितंबर के लास्ट तक सभी यूनिट्स के, सभी सब्जेक्ट्स के सभी यूनिट्स आपको मिल जाएंगे इस चैनल पे विद इन नोट्स, और इसके जो नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपको कोई और भी वीडियोस चाहिए कि जैसे कौन-कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, ये सब मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।